नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गुरु एग्रीकल्चर हब। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अमेठी जिले के उत्कृष्ट किसान हैं बाबू सुरेंद्र सिंह। ये सोनारी कलान गांव में यहाँ पे जो है इन्होंने खेत में ड्रम सीडर से बुआई करने का नया तरीका ढूंढा हुआ है और कुछ कृषि विभाग के आला अधिकारी आए हुए हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं बाबू साहब से। बाबू साहब हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप कुछ बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र बहादुर सिंह है। मैं ग्राम घोराहा भादर का निवासी हूँ। खेत हमारा सोनारी कला में है और मैं आत्मा योजना के अंतर्गत हमको सीधी बुआई के लिए प्रदर्शन मिला हुआ है और उसके लिए प्रेरित करने के लिए हमारे सहायक कृषि अधिकारी माननीय लक्ष्मी सिंह, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, जो कि इतना ज्यादा प्रोत्साहित पूरी टीम कर रही है कि किसी भी तरह से किसानों की लागत कम की जाए। और धान की में रोपाई की लागत इतनी अधिक आ रही है जिससे किसान भी परेशान है, लेबर भी नहीं मिलते हैं। तो उसका सीधा फायदा करने के लिए हमारी सरकार ये जो है कृषि विभाग द्वारा कि ये कम से कम किया जाए ताकि हमारा लाभ बढ़े। आगे की जानकारी हमारे सहायक कृषि अधिकारी और उनकी टीम देगी। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका मिला यहाँ पे किसानों के अपने किसानों को परिचित कराने के लिए। आप सुरेंद्र सिंह जी हैं। आप हमारे ब्लॉक के उत्कृष्ट किसानों में से एक हैं। हमारे यहाँ किसान भाइयों योजना चलती है, आत्मा नाम होता है उसका। उसमें हम लोग जो फसलें होती हैं इनमें जो उन्नतशील तकनीकी होती है, इनकी किसानों के बीच में प्रचार प्रसार के लिए कुछ अच्छे किसानों का चयन करते हैं और उनसे जो उनके मेथड होते हैं उनको हम लागू करवाते हैं। और फिर जब वो मेथड फॉलो कर लेते हैं तो हम किसानों को और लाके इनको इसी फील्ड में खेतों में उनको हम कंपेयर करके दिखाते हैं कि आप जो करते हैं और आपने जो किया है नई तकनीकी, उसमें अंतर क्या है, क्यों ये तकनीकी आपको छोड़ के नई तकनीकी में आना चाहिए। इसी क्रम में आत्मा योजना में आपका चयन हुआ है, आपके यहाँ प्रदर्शन है। वैरायटी है पूसा बासमती 1692, जिस वैरायटी को लेके यहाँ पे हम लोग रोपाई इसकी सीधी बुआई की तैयारी चल रही है। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जनरली हमारे यहाँ अमेठी रीजन में धान की रोपाई के ही मेथड से चला जा रहा है, जबकि इस समय हमारी साइंस और सारी लोग यह चाह रहे हैं कि धान की बुआई धीरे धीरे हम शिफ्ट करें डीएसआर मेथड से, यानी सीधी बुआई मेथड से। लेकिन इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं किसानों के मन में, बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशन भी आ रहे हैं इसमें। आप डीआरआर का देख लें, दिल्ली से बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन आ रहे हैं। लेकिन इसमें किसानों के बीच में भ्रांतियां हैं कि धान तो शुरू से रोपाई ही करते आए हैं तो उनको लगता है कि उसी तरीके से चलेगा। और सीधी बुआई में जो आज के डेट में तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है वो पहले कभी की नहीं गई। तो अब किसान भाइयों, अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं और सारी जो उन्नतशील तकनीकी बताई गई हैं उन सारी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा मानना है कि रोपाई वाले धान और इस तरीके से ड्रम सीडर से जो हम बुआई कर रहे हैं इन धानों में कोई विशेष अंतर उसमें नहीं होता, जबकि लागत में एक 25 से 30% का आप अंतर जरूर पा जाएंगे। यहाँ पे लागत आपकी कम हो जाएगी, बिना किसी विशेष झंझट के आप एक ही मतलब कम टाइम में आप धान की रोपाई कर धान को अच्छे तरीके से यहाँ पे बुआई करके भी खेती कर सकते हैं। इसी क्रम में डीएसआर बुआई के लिए बहुत सारी दो तरीके से हम जा सकते हैं किसान भाइयों। एक होता है धान की सूखे खेत में हम बुआई कर सकते हैं, जिस तरीके से हम गेहूं वगैरह की बुआई करते हैं उसको भी दो तरीके से, एक तो छिटकवा जैसा आप ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, और एक होता है जो सुपर सीडर इस तरीके से आ रहे हैं हमारे पास, उनसे हम बुआई उसकी कर देते हैं। उसके साथ साथ हम खाद की भी डाल देते हैं और बीज की भी बुआई कर देते हैं सूखे खेतों में। बाद में उसमें पानी लगा देते हैं और धान का अंकुरण हो जाता है, वो भी धान हमारा बहुत सही चलता है। और दूसरा मेथड होता है कि रोपाई हम जिस तरीके से करते हैं अभी उस तरीके से हम खेत को तैयार कर लेंगे और उसमें हम इस तरीके के ड्रम सीडर से धान की बुआई करेंगे। ड्रम सीडर से बुआई करने का फायदा ये होता है कि हमारा धान एक लाइन से होता है और जब हम एक बार खेतों का पलेवा कर देते हैं तो जो पलेवा करने वाला लाभ है, लाभ विशेष तौर पे पानी का रुकना,
जब हमारे ऊपर इसमें मिट्टी के ऊपर एक बारीक पानी की जो मिट्टी की जो सतह होती है, जब वो आके बैठ जाती है, जो मिट्टी में पानी में घुला रहता है, उसके बाद से पानी का जो रिसाव है मिट्टी के नीचे कम होता चला जाता है और हमारे खेतों में पानी रुकता है। तो वह लाभ अगर हमको लेना है तो हम पहले खेतों को जैसे रोपाई करते हैं इस तरीके से खेत को तैयार कर देना है। उसके बाद हम इस ड्रम सीडर के मदद से उस खेत में जिस तरीके से कल्टीवेटर ये सब चीजें चलाई जाती हैं, उसी तरीके से एक आदमी इसको लेके, बहुत हल्का होता है, एक आदमी चलाएगा। और इसमें किसान भाइयों आप देखेंगे तो इसमें 2 पहिए दोनों किनारे लगे हुए हैं। ये पहिए जैसे जैसे आगे चलेगा ये पहिए घूमेंगे और इन पहियों के सहारे यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 हरे कलर के डमरू जैसे लगे हुए हैं। इस डमरू जैसे स्ट्रक्चर में हम धान को भरते हैं। धान के भरने के पहले हम धान की जिस तरीके से आप लोग भिगाई करते हैं उसको, इसके बाद से उसको सूखने के लिए छोड़ते हैं अंकुरण के लिए, फिर उसमें बीजोपचार की मेथड वगैरह बहुत सारे फॉलो करते हैं। बीजोपचार के लिए किसान भाइयों कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा और इसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन, ये सब दवाएं जो होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन दवाओं को बीजोपचार करके उनको हम लाके यहाँ पे हम डालते हैं और इस डमरू में पहले भर देते हैं, फिर इस जो होल होता है इसको बंद कर देते हैं। जी अब बताइए कैसे डालेंगे? ये पूरा दिख रहा है, सबका दिख रहा है तो किसान भाइयों मैं आपको दिखा दूं कि इस ड्रम सीडर में जो हमारा भिगाया हुआ बीज शोधित धान है, उस धान को हम किस तरीके से इसमें हम फिलअप कर रहे हैं। ये है आप धान को हमारा 1692 जो पूषा बासमती का धान है वो भिगा हुआ है, इसको कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा से उपचारित किया गया है और अब आप इसको यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। इसको फिलअप करने के बाद हम इस ढक्कन को बंद कर देंगे और जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे उसी तरीके से हमारा ड्रम सीडर इस तरीके से घूमेगा। इस ड्रम सीडर के डमरू में अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में होल बने हुए हैं। इन होल्स में धान धीरे धीरे गिरता रहता है। अब गिरने से अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरीके से लाइन बनाता हुआ हमारा एक चला जाएगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से उसी लाइन में हमारे धान गिरते जाएंगे और बहुत अच्छी उसमें जमाव होगा और बाद में वो धान हमारा एक लाइन में दिखता है। तो इसके बाद जब धान हमारा एक लाइन में आ जाता है तो हमें खरपतवार नियंत्रण वगैरह करने में बहुत आसानी होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें बिस्तारी बैक्टीरियम दवा आती है, उसको हम इसमें जब एक महीने के लगभग हो जाएगा, खरपतवार को हम सेटल होने देंगे, आने देंगे, इसके बाद हम उसका छिड़काव कर देंगे और इसके बाद खरपतवार से पूरा खेत हमारा साफ हो जाएगा। फिर जिस तरीके से आप सामान्य रूप से धानों में खेती करते आए हैं उसी तरीके से, कुछ इसमें वो अलग तरीके से नहीं जाना है, उसी तरीके से खेती करते चले जाएंगे। निश्चित रूप से इसका उत्पादन जैसे रोपाई से होता है उसी तरीके से होगा और आपकी लागत 30% के लगभग कम हो जाएगी। काफी थोड़ा आप जानकारी हमारे किसानों को दें। किसान भाइयों, ये जो विधि से लगाया जा रहा है पलेवा विधि है, क्या विधि है वो थोड़ा बाबू साहब बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने खेत की तैयारी की है। तो बाबू साहब हमारे किसान साथियों को बताइए कि आपने किस विधि से खेत की तैयारी की है और कौन कौन से खाद का आपने इसमें डाला है। देखिए, चाहे धान रोपाई विधि से करें चाहे DSR विधि से करें, गर्मी में एक गहरी जुताई अति आवश्यक है। उसका कारण क्या है कि जैसे आपके तमाम तरह की इल्ली होती है, तमाम तरह के और फफूंद होते हैं और उसके साथ सबसे ज्यादा नुकसानदायक खरपतवार मोथा होता है। वो मोथा भी आपको बगैर किसी दवा के वो खत्म हो जाएगा अगर आप उसको 2 तावे से उसकी जुताई कर देते हैं। उसके बाद उसको कल्टीवेटर से आप उसकी जुताई फिर कर दीजिए समय आने पे। उसके बाद उसमें पानी भरिए रोटावेटर से, तब उसके बाद उस खेत को पडलिंग आप करेंगे। उसमें खाद के लिए मैं सिफारिश करूंगा, आप जैसे लोग DAP डालते हैं तो मैं ये कहूंगा कि धान के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, क्योंकि धान के लिए दो चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक तो सल्फर पे भी दे देते हैं, लेकिन एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो धान के लिए मैग्नीशियम सल्फेट भी एक आवश्यक तत्व है। तो हमने पहले इसमें SSP, यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट मिला के दिया है। अब उसके बाद मैं सारे लिक्विड खादों का प्रयोग करूंगा। बेसल डोज भले मैंने दे दिया है, लेकिन इसके बाद मैं कोई खाद उस तरह का नहीं प्रयोग करूंगा। मैं उसके बाद टोटल लिक्विड खादों का प्रयोग करूंगा।
और लिक्विड खादों का प्रयोग मैं लगातार करता चला आ रहा हूं और उसका भी एक अलग फायदा है। किसान भाइयों, उसी क्रम में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ड्रम सीडर जो है, इसमें हम धान को फिल करके सारे इसके जो होल्स थे जिसमें हमने फिलअप किया था उसको हमने बंद कर दिया है। अब एक किसान हैं, इसको लेके आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम बताए थे जो काले वाले व्हील्स हैं ये चलना शुरू करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा जो ड्रम है, ड्रम सीडर्स में लगे डमरू हैं, ये डमरू भी रोल करेंगे और उसके छेद से ये धान गिरना, ये देखें आप धीरे धीरे, तो उस ड्रम से उससे जो है धान एक एक करके गिर रहा है और वहीं पे वो धान जाके गिरता जाएगा और वहीं पे अंकुरण कर जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ पे कुछ बारीक चीजें होती हैं, उनको भी आपको यहीं पे समझना जरूरी होता है। जब हम इस मेथड से जा रहे हैं तो बहुत सारे इसमें बातें हैं जिनको आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो कुछ ये उतना मजेदार चीजें नहीं है। इस खेत में हमको पानी का जो लेवल है वह बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए। वजह आप लोग समझ भी रहे हैं, सब वो है। इसमें खेत में अगर पानी का लेवल ज्यादा है तो हमारा जो ड्रम सीडर में जो डमरू है, अगर उस डमरू तक कहीं भी पानी टच हो रहा है तो फिर वो पानी हमारे डमरू के अंदर भी जाएगा और डमरू के ऊपर पानी लगे होने से वहां धान चिपक जाएगा, जिससे धान फिर से गिरने की संभावना वहां पे काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लगभग किसानों को ये कहते हैं खेत हमारा एक लेवल हो। उसी प्रकार से अगर लेवल नहीं होगा, खेत में ऊबड़ खाबड़ होगा, कहीं मिट्टी का ज्यादा हाइट पे होगी, तब भी हमारे उस डमरू को डिस्टर्ब करेगा जहां पे धान का गिरना बंद हो जाएगा। तो यह पानी के लेवल को कम रखना है। इसी प्रकार धान क्या जब हम भीगने के लिए कर रहे हैं तो धान को जरूर भिगाना है और धान को अंकुरण नहीं होने देना है। धान का केवल हल्का सा मुंह फूट जाए, वह अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग घंटे ले सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे घंटे नहीं कहूंगा। कितने घंटे आपको भिगाना है, कितने घंटे छोड़ना है, वह आपको देखना है। लगभग किसान एक नाइट धान को भिगाते हैं और उसको सुबह छान देते हैं और शाम तक सूखता है, शाम को हम ये प्रक्रिया करते हैं। लेकिन आप यह जो प्रक्रिया है इसको आप उस धान की प्रजाति के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है धान का अंकुरण जो निकला रहेगा वह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर धान का अंकुरण होगा तब भी इसके जो डमरू है उसमें उसकी फंसने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे धान को आपको भिगाना है और अंकुरण ज्यादा नहीं होने देना है। अब भीगा धान के इस्तेमाल करते हैं, सूखा भी कर सकते हैं। जनरली उसमें हम सूखा धान कर सकते हैं जब हम सीधी बुआई करते हैं खेत में। तो लेकिन यहाँ पे जब हम धान को भिगाए रहते हैं तो धान का वजन ज्यादा होता है और उसके बाद धान में हम जब उसमें लेप कर देते हैं बीज शोधन दवाओं का, उसके ऊपर एक पाउडर जैसा फॉर्म बन जाता है जिससे उसके सरकने की क्षमता बढ़ जाती है, तो भी वो हमारा धान बराबर गिरता रहता है, नहीं तो आपस में चिपकेगा धान। तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से हमें इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, पानी अगर ज्यादा होगा तो एक समस्या और भी आएगी कि धान जो आपका उस डमरू के उसमें गिर रहा है वह पानी में फ्लड में अपना तैरता हुआ, तो हो सकता है जिस जगह पे आप डालना चाह रहे हो उस जगह से न जाके दूसरी जगह पे वो जाएगा। तो आप बुआई के बाद यह देखेंगे कि वह लाइन जो आप चाह रहे थे वह लाइन नहीं मेंटेन हो पाई। तो इन अगर बारीक बातों का आप ध्यान दे रहे हैं तो जिस तरीके से हम लोगों ने इसके पहले ड्रम सीडर के बारे में बात की उसी तरीके से आपका धान लगने के बाद दिखाई देगा और धान के उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे और आप भी उसी अच्छा उत्पादन इसमें करेंगे। तो जैसा कि सर ये बताइए, जैसे कि अभी तो मान चलिए कि धान की सीधी बुआई हो रही है विधि से, लेकिन अभी इसमें जर्मिनेशन होने के कितने दिन बाद इसमें खाद का प्रावधान होगा, थोड़ा जानकारी जान रही है। किसान भाइयों, जैसे जिस तरीके से हम पहले भी बात किए थे कि हम जब बेसल डोज जो भी हमारी फास्फोरस और फास्फोरस के रूप में अगर डीएपी की जगह सुपर फास्फेट डाला जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट होता है। फास्फोरस के साथ साथ सल्फर धान के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो हम सल्फर सुपर फास्फेट और पोटास और जो यूरिया है उसकी 1/3 मात्रा को हम बेसल डोज में डाल देते हैं। इसके बाद धान को हम सेट होने देते हैं। धान को कम से कम 20 दिन के बाद जब हमारा धान ग्रीन हो जाएगा, सेट हो जाएगा, हमारा खेत एक ग्रीन लुक आने लगेगा, वह होने में कम से कम 20 दिन लगते हैं। उसके बाद हम आधा किलो यूरिया पर बिस्से के हिसाब से, यानी कि हमारे यहाँ जरीबी बीघा इस्तेमाल किया जाता है,
10 किलो यूरिया पर्याप्त होती है, हम मार दें, जिससे जो हमारा खेत में घास उगने वाली है उसकी घास जो है बड़े आसानी से एक साथ उग जाती है। उसके बाद हम जब बिस्पारी बैग जैसी दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जितने घास उगे रहेंगे उन्हीं पे ही इफेक्टिव होगा, वो दवा इस्तेमाल करने के बाद जो घास उगेगी वहां पे वो काम नहीं करेगी। उसके लिए मैं जैसे बताया कि आप आधा किलो यूरिया पहले मार देंगे, उसके बाद सारी घासें आपकी आ जाएंगी। यूरिया मारने के 12 से 15 दिनों के बाद आप दवा का छिड़काव कर दें, सारी घासें उसके 1 हफ्ते के अंदर जल जाती हैं। इसके बाद आप जो है, जो आपकी यूरिया की मात्रा बची हुई थी, 1/3 आपने इस्तेमाल किया था, 2/3 बची हुई थी, उसकी आधी मात्रा यूरिया ले लीजिए, जिंक ले लीजिए 5 kg पर एकड़ के हिसाब से, और सल्फर इनको फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम इस्तेमाल कर देंगे। इसके बाद धान की प्रक्रिया, अगर धान हमारा लंबे दिन का है, जैसे 140 दिन से ज्यादा का है, तो हम लगभग 3 टॉप ड्रेसिंग रिकमेंड करते हैं। अगर 140 दिन से कम दिन का धान है तो 2 टॉप ड्रेसिंग रिकमेंड करते हैं। यूरिया की आपके जाना है, यानी कहने का मतलब है कि इसके बाद आप जैसे इस्तेमाल करते आए हैं रोपाई विधि में, उसी तरीके से जाना है, कुछ अलग तरीका नहीं है। जैसा कि किसान साथियों सर ने बताया कि डीएसआर विधि से बुआई की जाती है, और इस तरीके से आपने देखा भी कि खेत में ड्रम सीडर जो चल रहा है और बुआई का प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो आगे हमारे किसान साथियों को सर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके YouTube चैनल का, जिसके माध्यम से हम इस नवीन जो विधि है, इस विधि को अपने ब्लॉक में, अपने जिले में और आपके माध्यम से और जगहों पे हम किसान भाइयों को इस विश्वास में लेना चाहेंगे कि यह विधि अच्छी है। इस विधि से आप आगे आएं, और जो मतलब आपके मन में भ्रांति है कि सीधी बुआई से वह उत्पादन नहीं मिलेगा जो आपको रोपाई से मिलता है, इस भ्रांति में आप न रहें। और इस चीज को मैं साबित करने के लिए आपके इस तरीके के प्रदर्शन प्लाटों का हम लोग आयोजन करते हैं, और जब एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, धान हमारा तैयार हो जाएगा, तो हम इसके बगल में ही इसी प्रजाति का धान, क्यों सर, ऐसा ही प्लान है। तो यह सर ने भी सजेस्ट किया था और हमारे मेथड में भी होता है कि हम इसी प्रकार का जो है एक प्लान लेके आएंगे कि हम इसी प्रजाति को रोपाई करेंगे बगल में, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी रोपाई की हुई धान है और जो हमारी सीधी बुआई के धान थे, यह फसलें कैसी दिख रही हैं, इनके उत्पादन में कैसे कितना डिफरेंस है। तब हम आप लोगों को भी इन पे जो है इस तकनीकी पे भरोसा होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने किसान भाई सुरेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने, मैं लगातार जब भी आप मिलते हैं, हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम लोग, हो सकता है कि बहुत जगह सैद्धांतिक तौर पे बहुत अच्छे हों, लेकिन जब बातें प्रैक्टिकल की होती हैं तो आप जैसे किसानों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं आपको एक वाकया शेयर करूं, तो मैं ऐसा मानता था कि जो पूसा बासमती धान होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, लगभग इनमें गिरने की समस्या आती है, इसमें सेंट नहीं आता है, बहुत सारी तरह तरह की समस्याएं, इसमें कीड़े ज्यादा लगते हैं। लेकिन जब मेरी बात आपसे हुई एक दिन, काफी हम लोग बैठ के इस विषय पे बात किए, तो उन्होंने मुझे बताया, तो उससे मैं काफी कुछ समझा कि वास्तव में जो खेती है वह जब तक खेत में आके न समझा जाए तब तक कुछ नहीं है। तो आपने मुझे बताया कि जब बासमती धान आप लगाएं, लगाने के बाद जब धान सेट हो जाए तो एक बार खेत को सूखा छोड़ दें, क्यों सर? हाँ। मैं चाहूंगा कि इन बातों को किस प्रकार से खेत को मेंटेन करना है, कब बासमती धान की नर्सरी डालनी है, आप बासमती के भी बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं। बासमती की खेती के बारे में भी किसान एक बार बोलते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं, ये मजेदार चीज हमारे यहाँ के लिए नहीं है, जबकि इसके लागत और इसमें काफी अच्छा मार्केट वैल्यू है, काफी अच्छा इसमें पैसा मिलता है किसानों को। लेकिन कुछ भ्रांतियां बासमती को लेके भी हैं। मैं चाहूंगा आपसे कि आप एक बासमती के बारे में, कैसे किसान क्या क्या बातें गलती करते हैं, किन चीजों का ध्यान देना है, उसके बारे में भी बताएं। जी धन्यवाद भाई साहब। मैं आपको बता दूं कि मैं बासमती का 11-21 लगाता हूँ। मैं करनाल गया था तो देखा कि वहाँ ज्यादातर लोगों ने बासमती 11-21 लगाई, और एक हरियाणा बासमती होती है, उसका भी कुछ क्षेत्र है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये पैदा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पैदा कर सकता, और मैं करनाल से शुरू में बीज ले आया। तो वहां से कुछ एक किसान थे गुरप्रीत सिंह, तो उनसे हमारी बात हुई, तो हम कहा यार लोग कहते हैं कि गिरेगा, तो उन्होंने कहा गिरेगा नहीं, अगर एक भी पेड़ आपका गिर जाए तो आप हमको बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप उसको, लेकिन एक बार धान को सूखने जरूर दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि जड़ें जो हैं
वो मजबूती के साथ जमीन को पकड़ेंगी और पानी की खोज में नीचे जाएंगी। ये कोई नई टेक्निक नहीं है, हमारे पूर्वज भी यही करते थे। वो कहते थे कि एक बार धान को और तड़कने देना। ये कोई नई टेक्निक नहीं है। अगर आप पूर्वज में जाएंगे तो वो वही कहते थे। और डीएसआर विधि में एक चीज और है, कल्ले लेने के लिए जो हमारे पूर्वज कहते थे कि पाटा लगाया जाए, तो इसको भी पाटा लगाना पड़ेगा। और पाटा लगाने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप दो बांस को एक साथ बांध लीजिए, एक आदमी लेकर के चल दीजिए, पाटा लग गया। और ज्यों ही मैं तो ये कहता हूं कि आपने धान लगाए हुए धान में, रोपाई हुई धान में भी पाटा आप लगाएंगे तो आपके कल्ले बहुत अधिक आएंगे। ये इसकी मैं गारंटी लेता हूं। नहीं तो एक खुले खेत में आप जो है पाटा लगा दीजिए, बाकी खेत ऐसे छोड़ दीजिए, देखिएगा कैसे अंतर आता है। तो रिजल्ट तो बढ़िया है। भाई हमारे किसान साथियों को आप अपना नंबर देंगे, जैसे कि कोई जानकारी आपसे लेना चाहे खेती बाड़ी संबंधी, तो आप हमारे किसान साथियों को। देखिए, हमारा नंबर है 94 50 52 39 00। क्योंकि मैं एक एफपीओ भी चलाता हूं, तो उसके माध्यम से भी मैं अच्छी तकनीक लोगों को देता रहता हूं। मैं हैदराबाद भी गया हूं अपने कृषि विभाग के सहयोग से, क्योंकि कृषि विभाग अब एक ऐसा विभाग बन चुका है कि जो किसानों से डायरेक्ट जुड़ता है। नहीं तो आज के कुछ साल पहले लोगों को कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या बीज भंडार कागजों में सुनते थे, पता नहीं बीज मिलता था कि नहीं मिलता था। लेकिन आज कंधे से कंधा मिला करके ये विभाग किसानों के साथ चल रहा है और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसी के साथ मैं सभी किसानों को ये कहना चाहता हूं कि बीज को हो सके तो आप हमेशा राजकीय भंडारों से ही लें, जिसमें कि ये गारंटी रहे कि कौन सा बीज आप बो रहे हैं। धन्यवाद। किसान साथियों, जैसा कि आपने सहायक अधिकारी महोदय से भी सुना और जिनका प्लाट है इनके बात सुनी आपने, और जो भी जानकारी मिली वो बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो अगर आप इनके प्लाट का विजिट भी करना चाहते हैं तो इनके प्लाट पर आप आकर विजिट भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद देख भी सकते हैं कैसा क्या है। और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से अगर किसान साथियों आप संतुष्ट हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। कैमरामैन हिमांशु तिवारी के साथ धर्मेंद्र सिंह, धन्यवाद।